हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या थी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल को अलग कर सकते हैं उसके इम्प्योरिटी से, है ना। तो उसमें क्या था, हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम ना 5 मेथड स्टडी करेंगे, जिसमें से 3 मेथड हमने स्टडी कर लिए थे। जिसमें से एक था हैंड पिकिंग, हम हाथ से अलग कर सकते हैं मेटल को उसकी इम्प्योरिटी से। दूसरा था हाइड्रोलिक वॉशिंग। तीसरा था हाइड्रोलिक वॉशिंग में हमने वाटर यूज़ किया था। तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें मैंने मैग्नेटिक रोलर्स का यूज़ किया था और वहाँ से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग अलग कर लिया था। फिर फोर्थ वन हम स्टडी करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक में क्या है, इस मेथड का यूज़ हम करते हैं टू कंसनट्रेट सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को कंसनट्रेट करने के लिए, यानी कि अगर सल्फाइड ओर को मुझे अलग करना है ना उसकी इम्प्योरिटी से, तो मैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज़ करूँगी। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या क्या किया जाता है, देखो देखते हैं इसे। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया, इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले जो भी ओर है ना जिसकी मुझे प्योरिफिकेशन करनी है, उस ओर को क्या करेंगे, उसके ना छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे उसको, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। ठीक है, फिर उस ओर को पाउडर बनाने के बाद उसके अंदर ना थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और एक सॉल्यूशन बना लेंगे। ओर के साथ मैंने थोड़ा ऑयल ऐड किया, थोड़ा वाटर ऐड किया और एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, सॉल्यूशन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ना क्या डाला हुआ है, एक स्टरर डाला हुआ है, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, सॉल्यूशन को स्टर कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, देखो यहाँ पे क्या था, और है, एक प्योर और है मेरे पास, साथ में उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, है ना। तो फिर क्या होगा, जैसे ही मैं इस सॉल्यूशन को यहाँ से स्टर करूँगी ना, तो क्या होगा, फ्रोथ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कैसे होगी, जो ओर के पार्टिकल्स है ना वो ऑयल के साथ कंबाइन होंगे। ऑयल क्या होता है, ऑयल और वाटर में से अगर कंपैरिजन करा जाए तो क्या होता है, ऑयल हल्का होता है, वाटर भारी होता है ना। तो क्या होंगे, जो ऑयल के पार्टिकल्स है ना, यानी ऑयल जो है वो कंबाइन करेगा ओर के पार्टिकल्स के साथ और फ्रोथ फॉर्मेशन होगी। और जो वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे, फ्रोथ फॉर्मेशन करेंगे सॉल्यूशन के सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि वो लाइट है ना, लाइट है तो क्या करेंगे, सरफेस पे तैर सकते हैं ऐसे, है ना, तो वो सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब रही मेरे पास इम्प्योरिटीज़ की बात, और के साथ इम्प्योरिटीज़ भी तो थी जिनको अलग करना है। तो जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो वाटर के साथ कंबाइन करेंगी। वाटर क्या हैवी है, तो क्या करेंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, क्या किया मैंने इसके अंदर, जो ओर है उसमें क्या हुआ, जो ओर के पार्टिकल्स है, जो प्योर ओर के पार्टिकल्स है, वो फ्रोथ फॉर्मेशन करेंगे, ऑयल के साथ कंबाइन होंगे और कहाँ, लिक्विड के सरफेस पे हमें मिलेंगे। ठीक है, और क्या होंगे, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो वाटर के साथ कंबाइन करेंगी और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरे पास सरफेस पे क्या है, फ्रोथ बना रखा है ना, और फ्रोथ फॉर्मेशन हुई है ना और की, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से अलग कर सकती हूँ, किसी अलग बीकर में इकट्ठा कर लूँगी। जो जितना भी फ्रोथ में मुझे बना है उसको किसी अलग बीकर में इकट्ठा कर लूँगी, उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई कैसे कर सकते हो आप, सनलाइट की प्रेजेंस में कर सकते हो या किसी और मेथड से भी ड्राई कर सकते हो। उसको ड्राई कर लो और आपको जो भी चाहिए, प्योर मेटल चाहिए, प्योर मेटल मिल जाएगी। ठीक है, प्योर जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड, जिस भी सल्फाइड आयन को, जिस भी सल्फाइड ओर को आपको प्योर करना था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही सारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। फिर आता है मेरे पास कंसेप्ट रोल ऑफ डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स क्या होता है, ये क्या होते हैं, देखो ये तो टेक्निक मैंने जब यूज़ की जब मेरे पास ना एक ही सल्फाइड ओर है। ठीक है, अगर एक ही सल्फाइड ओर थी, जिंक सल्फाइड ओर थी मान लो, तो मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ कर ली। अब अगर मेरे सॉल्यूशन में 2 सल्फाइड और है, यानी कि जिंक सल्फाइड भी है मान लो, लेड सल्फाइड भी है। ठीक है, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, 2 सल्फाइड और हैं, तो फिर क्या होगा, अगर मैं डिप्रेसेंट्स का यूज़ ना करती हूँ, कुछ भी नहीं करूँगी, तो क्या होगा, जो दोनों की दोनों सल्फाइड और थी ना, वो दोनों के दोनों सल्फाइड और फ्रोथ फॉर्मेशन करेंगे और दोनों के दोनों सरफेस पे मिलेंगे हमें, है ना। तो अलग तो हो ही नहीं पाया, जो यहाँ पे सरफेस पे फ्रोथ फॉर्मेशन होएगी उसमें तो मुझे जिंक सल्फाइड भी मिलेगा और मुझे लेड सल्फाइड भी मिलेगा, है ना। मुझे तो क्या चाहिए, अलग चाहिए ना, जिंक सल्फाइड अलग चाहिए, लेड सल्फाइड अलग चाहिए। तो फिर यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिप्रेसेंट्स का। डिप्रेसेंट्स हम यूज़ करेंगे। इनका क्या काम होता है, इनका काम क्या होता है, जैसे जो भी 2 सल्फाइड और है ना, उसमें से एक सल्फाइड और को तो ये सॉल्यूशन में ही रखेगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो सेकेंड सल्फाइड और है ना वो फ्रोथ फॉर्मेशन करेगी और सरफेस पे मिलेगा हमें।
ठीक है, 2 सल्फाइड और थे ना, एक सल्फाइड और तो सॉल्यूशन में ही रहेगा, क्योंकि वो जो हम डालेंगे ना T% उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो सॉल्यूशन में ही रहेगा। जो दूसरा सल्फाइड और है ना, तो वो क्या करेगा, सिर्फ जो एक ही सल्फाइड और है ना वही फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा और वही हमें सरफेस पे मिलेगा। अब एक ही मिलेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, फिर से इसको अलग कर सकती हूँ, जो जितना भी फ्रोथ बना है उसको ड्राई कर सकती हूँ और जो मुझे मेटल सल्फाइड है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे सोडियम साइनाइड का मैं यूज़ करूँगी एज अ डिप्रेसेंट टू सेपरेट लेड सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को मुझे अलग करना है, तो मैं उसके लिए डिप्रेसेंट का यूज़ कर रही हूँ सोडियम साइनाइड का। ठीक है, तो सोडियम साइनाइड क्या करेगा, जिंक सल्फाइड के साथ ना रिएक्शन शो करेगा, जिंक सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब क्या हुआ, जिंक सल्फाइड के साथ तो इसकी रिएक्शन हो गई, लेकिन क्या होगा, लेड सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता है। अब लेड सल्फाइड के साथ इसने कोई रिएक्शन शो नहीं की, जिंक सल्फाइड के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब जिंक सल्फाइड के साथ तो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्रोथ फॉर्मेशन में नहीं जा पाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया ना। और लेड सल्फाइड मेरे पास फ्री पड़ा है ना, उसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं हुई NaCN की, तो ये क्या कर सकता है, ये फ्रोथ फॉर्मेशन कर सकता है ना, ये फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा और हमें वही सॉल्यूशन के सरफेस पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इस टेक्निक के अंदर ना ऐसा रिएजेंट यूज़ करते हैं जो क्या करता है, मेटल को तो और को तो डिजोल्व कर लेता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ को डिजोल्व नहीं करता है ना। तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे NaOH यूज़ किया है, अब NaOH क्या करेगा, ये ना मतलब इसको डिजोल्व कर लेगा, एल्यूमिना को डिजोल्व कर लेगा और कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, फिर मैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाऊंगी और मुझे क्या मिलेगा, एल्यूमिना मिलेगा हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म में क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि क्या है, एल्यूमिना होगा और साथ में क्या होगा, वाटर के मोलिक्यूल्स होंगे। XH2 लिखा ना, XH2 मतलब मुझे नहीं पता कितने मोलिक्यूल्स होंगे वाटर के, बट मतलब वाटर होगा इसके साथ। अब क्या कर सकते हैं, एल्यूमिना को तो वाटर से अलग कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे कि एल्यूमिना और साथ में वाटर है, मैं इसको हीटिंग प्रोवाइड कर दूंगी, हीट करने से क्या होगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा, वाटर चला जाएगा और हमें प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा, है ना। तो प्योर एल्यूमिना आपको मिल जाएगा और वाटर के मोलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, और जो साथ में सिलिका, ये रिएक्शन लिखी हुई है बीच में कि जो सिलिका है ना उसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये सोडियम सिलिकेट बना लेगा। ठीक है, यानी कि इम्प्योर एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिना मुझे मिल गया। ठीक है, ये लीचिंग प्रोसेस थी। अब इसका एक और एग्जांपल करते हैं लीचिंग प्रोसेस का, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड को कैसे प्योरीफाई करते हैं हम। ठीक है, जो सिल्वर और गोल्ड जैसे प्रीशियस मेटल होते हैं ना, उनको भी लीचिंग प्रोसेस से ही प्योरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे सिल्वर के लिए लेके चले हैं, तो इसमें क्या है, सिल्वर लिया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर, ये तो बैलेंसिंग वगैरह बाद में कर सकते हो। जैसे सिल्वर लिया, इसमें मैंने रिएजेंट यूज़ किया सोडियम साइनाइड, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था ना, यहाँ पे यूज़ किया सोडियम साइनाइड, साथ में वाटर और ऑक्सीजन। तो यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स बना, जैसे ऐसा रिएजेंट यूज़ करते हैं ना जो क्या करता है, उसके साथ क्या करेगा, जो और के साथ सोल्यूबल हो, है ना, तो और इसमें सोल्यूबल हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, साथ में NaOH अलग से, बैलेंस तो कर ही लोगे इक्वेशन को। तो जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, फिर क्या होगा, मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी किसी मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, मुझे तो प्योर सिल्वर चाहिए ना, एजी इसमें, अब इसमें से मुझे ये एजी चाहिए अलग से, प्योर सिल्वर अलग से चाहिए, तो मैं इसकी रिएक्शन ना जिंक के साथ करवा दूंगी। अब जिंक क्या होती है, जिंक और सिल्वर दोनों मेटल है ना, तो ये जिंक जो होती है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है सिल्वर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बोलती है कि मैं तो ना तेरे से ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तू चली जा अपनी जगह से, मैं आऊँगी तेरी जगह, तो है ना। तो क्या होगा, ये सिल्वर चला जाता है, सिल्वर को जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर देता है, यानी कि सिल्वर के प्लेस पे जिंक आ जाएगा और हमें प्योर सिल्वर अलग मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमने सिल्वर था जो इम्प्योर फॉर्म में था, मैंने वहाँ पे एक रिएजेंट यूज़ किया सोडियम साइनाइड, जिससे उसका एक कॉम्प्लेक्स बना, फिर उस कॉम्प्लेक्स को मैंने किसी दूसरी मेटल से रिएक्ट करवाया, तो जो यहाँ पे जो ये सिल्वर मेटल थी उसको उस दूसरी मेटल ने रिप्लेस कर दिया और हमें प्योर फॉर्म में सिल्वर मिल गए। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस ही गोल्ड के लिए होती है, बस Ag की जगह Au लगा दो तो रिएक्शन गोल्ड के लिए मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है हाइड्रोमेटलर्जी, और एक छोटी सी चीज़ है, ये भी देख लो क्या होती है। हाइड्रोमेटलर्जी ही यही टेक्निक जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है,
1 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग ए मेटल इन ए स्टेबल रिएजेंट टू फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स एंड द रिडक्शन ऑफ मेटल बाय रिएक्टिंग इट विद मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, वही तो हमने किया। इस सबसे पहले क्या किया, डिजोल्विंग ए मेटल इन ए स्टेबल रिएजेंट। सबसे पहले तो हमने क्या किया, मेटल को एक स्टेबल रिएजेंट में डिजोल्व किया, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल बाय रिएक्टिंग इट विद मोर रिएक्टिव मेटल, है ना। हमने इसकी रिडक्शन करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई मोर रिएक्टिव मेटल के साथ, है ना। जो ये प्रोसेस है इसको क्या नाम बोला जाता है, हाइड्रोमेटलर्जी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हाइड्रोमेटलर्जी आए तो भी आप ये डेफिनेशन लिख के ये वाला एग्जांपल दे सकते हो। अब 5 के 5 मेथड हमने पढ़ लिए। उसके बाद थर्ड वन क्या था, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, है ना। जैसे यहाँ पे था ना, थर्ड प्रोसेस कौन सी थी, आइसोलेशन ऑफ मेटल। अब हम आइसोलेशन ऑफ मेटल पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ मेटल में क्या होता है, इसके ना 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड नहीं 2 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी ओर, जिस भी ओर को हमें प्योरीफाई करना है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उस ओर से उसका ऑक्साइड बना लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा ना, फिर मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करवाते हैं इनटू मेटल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कि हम ओर से ना उसका ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। ऑक्साइड और में मतलब कन्वर्ट करते हैं क्यों, मेटल को उसके ऑक्साइड और में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब मेटल की रिएक्शन होगी उसका ऑक्साइड और बनेगा ना, तो उसके ऑक्साइड से ना हम इजीली उसको इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। ठीक है, इसी वजह से पहले उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके 2 प्रोसेस होती है यहाँ पे भी, एक कैल्सिलेशन और एक रोस्टिंग। मतलब और को सी ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रोसेस हैं, कैल्सिलेशन और रोस्टिंग। कैल्सिलेशन क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और स्ट्रॉन्गली इन द अब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी ओर है ना, उस ओर को ना हीट करेंगे एयर के अब्सेंस में। ठीक है, एयर नहीं होनी चाहिए, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही, ऐसे नहीं है कि आप हीट करते जाओगे, मतलब जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, उससे नीचे ही हीट प्रोवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट जितनी हीट प्रोवाइड कर दी फिर तो मेल्ट ही हो जाएगा, है ना। मेल्ट थोड़ी ना करवाना है हमें, तो मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे और उसकी हीटिंग करवाएंगे। ठीक है, और मतलब एयर की एब्सेंस में। इसमें क्या होता है, कैल्सिलेशन जब हम करवाते हैं तब क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके ड्यूरिंग कैल्सिलेशन, क्या क्या होता है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड एंड और बिकम ड्राई। जो मॉइस्चर, ये तो सीधी सी बात है, जब हम हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो मॉइस्चर कहाँ से बचेगा, उसमें मॉइस्चर तो रिमूव हो ही जाएगा, है ना। मॉइस्चर इज रिमूव्ड एंड और बिकम ड्राई। जो भी ओर के अंदर मॉइस्चर होगा ना थोड़ा बहुत, वो चला जाएगा और जो ओर है वो ड्राई हो जाएगी आपकी। ठीक है, सेकेंड, सम हाइड्रेटेड और बिकम्स अनहाइड्रेटेड। ठीक है, जो हाइड्रेटेड ओर है ना, हाइड्रेटेड ओर से क्या मतलब है कि जो ओर है ना उसके साथ अगर वाटर प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें से क्या करेंगे, वाटर को अलग किया जाता है और प्योर फॉर्म में आपको एनहाइड्रस फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, जो हाइड्रेटेड ओर है ना उसको एनहाइड्रस किया जाता है सबसे पहले। जैसे ये हाइड्रेटेड ओर है कोई भी, ये एल्यूमिना है, एल्यूमिना के साथ मतलब वाटर के मॉलिक्यूल भी है साथ में, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो इससे क्या होगा, कैल्सिलेशन में हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो हीट प्रोवाइड की, एल्यूमिना अलग हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो गए, है ना। यानी कि जो हाइड्रेटेड ओर था ना उसको एनहाइड्रस कर लिया जाता है, यानी कि उसमें जितने भी वाटर प्रेजेंट थे ना उन वाटर को उस भी प्योर फॉर्म से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, थर्ड है कार्बोनेट और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ओर। जो कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट किया जाता है उसके ऑक्साइड ओर में फिर। ठीक है, जैसे ये जिंक कार्बोनेट है, लेड कार्बोनेट है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है उसके ऑक्साइड ओर में। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गई, हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई बाहर और जिंक ऑक्साइड आपको मिल गया। कैल्सिलेशन क्या थी, मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस ही तो थी और आपको मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस कौन सी थी, रोस्टिंग। कैल्सिलेशन पढ़ा आपने, अब हम देखेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, इसमें भी हम हीट करते हैं। ठीक है, लेकिन कैल्सिलेशन में हम इन द अब्सेंस ऑफ एयर हीट की जाती है और यहाँ पे इन द एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा एयर होनी चाहिए,
ठीक है, उसको एयर के एब्सेंस में हीट किया जाता है कैल्सिलेशन में, और इसमें एयर की प्रेजेंस में हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। और जब हम रोस्टिंग करते हैं ना तब क्या होगा, एन ऑर्गेनिक मेटल इफ प्रेजेंट गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक मेटल प्रेजेंट है ना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है सबसे पहले तो। ठीक है, और इम्प्योरिटीज ऑफ नॉन मेटल आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो नॉन मेटल की इम्प्योरिटीज है ना, जैसे नॉन मेटल, मैंने मेटल नॉन मेटल के एग्जांपल तो नहीं, वो तो पता ही होगा आपको मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। जो भी नॉन मेटल्स है ना वो क्या होते हैं, उनको उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे नॉन मेटल सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, सारी नॉन मेटल्स हैं। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना। जैसे ये फॉस्फोरस की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाएगी, P4O10 बना, ऐसे। तो यानी कि जो भी इनऑर्गेनिक मेटल है ना उसकी क्या होंगे, उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है उसकी ऑक्साइड में। ठीक है, इम्प्योरिटीज ऑफ नॉन मेटल आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। थर्ड क्या है, सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो सल्फाइड हैं उनको सल्फाइड को कन्वर्ट कर लिया जाता है ऑक्साइड में। जैसे सल्फाइड से भी हम ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ तो जिंक ऑक्साइड बन गया, लेड सल्फाइड की कराई ऑक्सीजन के साथ तो लेड ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और क्या होता है, अगर अभी भी हमने दो प्रोसेस किए हैं ना, कैल्सिनेशन प्रोसेस, रोस्टिंग प्रोसेस। अगर अभी भी इन प्रोसेस के बाद भी इम्प्योरिटीज बची है ना तो फिर हम उसको कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए ना एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसको फ्लक्स बोला जाता है। फ्लक्स, ये डेफिनेशन मैं आपको मतलब यूनिट के स्टार्टिंग में ही करवा चुकी हूँ। फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने आपको, देखो यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ मेटल में बताया था ना, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। सबसे पहले तो ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, वो हमने कर लिया। कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू किया, रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू किया, है ना। फिर क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। जो मेटल ऑक्साइड बना लिया ना फिर उसकी रिडक्शन करवाते हैं और हमें मेटल मिलती है ना। अब बी पार्ट में क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। जो मेटल ऑक्साइड है ना उसकी रिडक्शन करवाएंगे और हमें मेटल मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, उसकी रिडक्शन करवाएंगे, कार्बन ऐड किया हमने तो क्या बना, यहाँ से जिंक मेटल अलग हो गई और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई। ठीक है, वैसे ये है Cr2O3, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाई तो एल्यूमिना बन गया, Al2O3 बन गया, और जो क्रोमियम था वो अलग निकल गया। क्रोमियम ऑक्साइड से क्रोमियम बना लिया, जिंक ऑक्साइड से जिंक मिल गया हमें। ठीक है, तो यानी कि हमें मेटल ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ये क्या थे, मेटल ऑक्साइड थे। इनकी रिडक्शन करवाई और क्या मिल गया हमें, प्योर जिंक और प्योर क्रोमियम मिल गया। ठीक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन से प्योर मेटल मिल गया। फिर एक कंसेप्ट होता है पायरोमेटलर्जी। क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। यही प्रोसेस कौन सी है जो हमने किया अभी, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पायरोमेटलर्जी। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं और क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है, नहीं सॉरी क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को हीट किया जाता है और हमें प्योर मेटल, जैसे यहाँ से था ना, मेटल ऑक्साइड को हीट किया जाता है और हमें क्या मिलती है, प्योर मेटल मिल जाती है। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करके, जैसे यहाँ पे कार्बन और एल्यूमिनियम क्या थे, रिड्यूसिंग एजेंट थे ना, तो जो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल मिलने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, पायरोमेटलर्जी। ठीक है, उसके बाद एक ये छोटा सा कंसेप्ट है, बस ये देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं आपके। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये एक्सप्रेशन पढ़ा है ना +1 क्लास में, del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, है ना। del H क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, थर्मोडायनामिक्स यूनिट थी आपकी +1 क्लास में, वहाँ पढ़ा था आपने ये सब। del S क्या होता है, एंट्रोपी चेंज। del G, अगर del G नेगेटिव है, del G गिव्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है तो मतलब ये एक एक्सप्रेशन ये भी पढ़ा था ना आपने, del G नॉट इज इक्वल टू -RT/ln K, है ना। अगर del G नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, इसकी कुछ भी माइनस में होगी, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू नेगेटिव है अगर, तो यहाँ देखो -RT/ln K, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी कि K क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। अगर del G नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और K आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यानी कि अगर del G नेगेटिव है तो K पॉजिटिव है। K पॉजिटिव मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है, यानी कि क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना। और हमें क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही तो बनाना होता है, यानी कि अगर K पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है।
यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर फिजिबल है ना तो उसके लिए क्या होता है, डेल जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अगर कोई भी रिएक्शन फिजिबल है यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसके लिए क्या होता है, डेल जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है।